कैसे हो दोस्तों। जैसे कि कल तुम लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी एसएसटी की, जो कि किसके ऊपर थी, नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर। और वो वीडियो देखने के बाद मुझे भी समझ आ चुका है कि तुम लोगों को एसएसटी पढ़ने में मजा आना शुरू हो गया है। तो इसीलिए मैंने बिना कोई देरी करते हुए दूसरी वीडियो बनानी चालू कर दी है, जो कि किसके ऊपर है, एक बहुत ही डरावने टॉपिक के ऊपर, जो तुम लोगों को हिस्ट्री की बुक खोलते के साथ ही डराना चालू कर देती है। और जिस चैप्टर का नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक या ये चैप्टर तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्या लगता है, मुश्किल लगता है। ऊपर से ये बहुत क्या है, लेंथी है। जब तुम एनसीईआरटी गो थ्रू करोगे तो तुम बोर हो जाओगे पन्ने पलटते पलटते, ये चैप्टर खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। बट फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर तुमको बहुत प्रिसाइज मैनर में, बहुत कम चीजों के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या करने वाला हूं, खत्म करके देने वाला हूं। तो जैसे तुम लोगों ने चैप्टर 1 की वीडियो देखी और उसके अंदर अपने सारे डाउट क्लियर करे, वैसे ही बने रहना। और चैप्टर 2 को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, फोड़ देने वाले हैं, जो कि किस नाम के ऊपर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 के अंदर नेशनलिज्म का मतलब देखा था, तो नेशनलिज्म में हमने क्या देखा था कि हमारे देश के लोग किसी भी तरीके से अपने देश के अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, नेशनलिज्म बोला जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, यूरोप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात है, यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो नेशनलिज्म आया है वो कैसे फैला, हमको ये समझना है। ठीक है, शुरुआत करी गई थी फ्रांस से। सबसे पहला जो नेशनलिज्म हमारा आया है अगर पूरी दुनिया में कहीं पे, तो वो कहां पे आया है, फ्रांस के अंदर आया हुआ है, जो कि कब आया है, 1789। ये चीज और ये डेट तुम लोग को हमेशा याद रखनी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1789 में, और यहां से फिर जो हमारा रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन पूरे दुनिया में क्या होने वाला है, फैलने वाला है। अब एक बात तुम लोगों को याद रखनी है, क्या है, उसको समझने के लिए ये देखो। सबसे पहले फ्रांस के अंदर 1789 से पहले मोनार्की चलती थी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 9th में एसएसटी बहुत प्यार से पढ़ी होगी, तो उनको मोनार्की का मतलब पता होगा। तो मोनार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर किंग होता है, और वो किंग रूल करता है हायरार्की के द्वारा, कि किंग है तो किंग के बाद उसका बेटा किंग बनेगा, उसके बाद उसका बेटा किंग बनेगा। तो 1789 से पहले फ्रांस के अंदर जो हमारा सिस्टम चलता था चलाने का, वो क्या था, मोनार्की का था। अब 1789 में रेनेसा हुआ। रेनेसा का मतलब क्या होता है कि अब हम अपनी पुरानी चीजों को जगाने वाले हैं, अब हम अपनी हिम्मत को वापस लाने वाले हैं, और हमारे ऊपर जितनी भी प्रताड़नाएं हो रही हैं उन प्रताड़नाओं को क्या करने वाले हैं, हम पीछे छोड़ के एक नया देश या नई दुनिया बनाने वाले हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन, जो कि फ्रांस के अंदर हुआ है 1789 में, जिसके मदद से हमने मोनार्की को क्या कर दिया है, हटा दिया है, और एक नया सिस्टम लेके आए हैं जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जैसे हमने मोनार्की समझा वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मोनार्क तो होता है, बट उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके मदद से किसी भी एक स्टेट या किसी भी एक कंट्री को क्या करवाया जाता है, चलाया जाता है। तो ये थी एक ओवरऑल बातें जो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में समझी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के बारे में, मोनार्की के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो स्टेप्स लिए गए थे वो स्टेप्स कौन कौन से थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिरकार पूरी यूरोप में किस तरीके से फैला। तो उससे पहले जितनी भी बातें मैंने तुम लोगों को बताई हैं, उन बातों को अपने साफ साफ शब्दों के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो। सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं है, उन वीडियोस को समझ के तुम लोगों को अपने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जब तक इन सारी चीजों को क्या करो, क्लियर करो, फिर ये आगे की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली। फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ लिया भाई 1789 में। उससे पहले क्या था, मोनार्की था जिसको हटा दिया गया है, और क्या लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई है। अब इसके बाद अभी तो देखो हम सिर्फ एक शहर, एक देश की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, फ्रांस है। बट हमारा चैप्टर फ्रांस के ऊपर नहीं है, हमारा चैप्टर किसके ऊपर है, पूरे यूरोप के ऊपर है। ठीक है, तो अब यूरोप में कैसे फैली ये चीजें, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ स्टेप्स समझने हैं कि आखिरकार रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स ऐसे करे गए हैं, जिन स्टेप को करने के बाद या जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारे पूरे यूरोप के अंदर क्या कहते हैं हम लोग, नेशनलिज्म फैला है। तो नेशनलिज्म फैलाने के लिए उन्होंने दो नहीं, खैर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करा है, उसको एक एक करके समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और तुम लोगों का एक बात तुम लोग याद रखना सबसे पहले, कि जब भी तुम लोगों का इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस के किस तरीके से आंसर करने हैं वो सीखने वाले हैं।
तो अगर तुम लोग को क्वेश्चन मिलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक इंपैक्टफुल रेवोल्यूशन बनाने के लिए, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि फादरलैंड का उन्होंने क्या दिया था, नोटेशन दिया था, साथ ही साथ सिटीजनशिप का नोटेशन दिया था। पहले क्या होता था फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर लोगों को ना उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग क्या करा जाता था, डिवाइड करा जाता था। जैसे कुछ लोग जो अमीर होते थे उनको एरिस्टोक्रेट बोला जाता था, उनके बाद आने वाले लोगों को नोबल मैन बोला जाता था, उनके बाद आने वाले लोगों को क्लर्जी बोला जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। बट जब हमारा रेवोल्यूशन हुआ तो रेवोल्यूशन के अंदर लोगों ने क्या बोला कि अब लोग डिवाइड नहीं है उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग, अब सारे के सारे लोग क्या होंगे, देश के सिटीजन होंगे, जिनसे उनके बीच में जितने भी भेदभाव थे वो भेदभाव क्या हो गए, कम हो गए और उनके बीच में एकता बढ़ने लगी। दूसरी चीज जो हमने देखी है, जैसे इंडिया के लोग अपने देश को भारत माता बोलते हैं, वैसे ही यूरोप के देश के लोग अपने देश को क्या बोलते हैं, उनका पिता मानते हैं। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव बिलोंगिंग उनके बीच में बढ़ाने के लिए ये सारी चीजों का शुरुआत करी गई। दूसरा जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस ने अपना एक नेशनल फ्लैग बनाया, जिसके छत्र छाया के नीचे फ्रांस के लोग अब क्या करने वाले हैं, रेनेसा या रेवोल्यूशन करने वाले हैं। तीसरी जो चीज है, हैम्स बनाई गई, ओथ्स बनाए गए, तो वही है पोएम, स्लोगन्स, कुछ ओथ्स लिए गए कि हम कसम खाते हैं कि हम अपने देश को आजाद करवाए बिना नहीं मरेंगे, या बेशक अपने देश को आजाद करवाने के लिए हमको जान देनी पड़ेगी, हम दे देंगे। तो इस तरीके के कुछ ओथ्स लिए गए। साथ ही साथ देखो जो जर्नल ई स्टेट्स थी, उन ई स्टेट का नाम बदल के उनको क्या करवा दिया गया है, नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया है। और ये वो लोग थे जिनको चुना गया था किसके द्वारा, एक्टिव मेंबरों के द्वारा, इलेक्टेड मेंबरों के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया है किसका, वेट का, मेजरमेंट का। तो हमने क्या देखा है, फ्रांस के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर चेंजेस करे गए हैं। कब, जब हमने मोनार्की को हटाया है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को क्या करा है, पुट ऑन करा है। तो यहां तक चीजें क्लियर करो अपनी, फिर इसके बाद आगे का टॉपिक मैं अभी तुम लोग को बताने वाला हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो और क्लियर करो यहां तक। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा चांसेस है जिसके पेपर में आने के। जिस टॉपिक का नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, पूरा नाम है इस व्यक्ति का, एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थी। इसने यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का मतलब पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बदल दिया था। सबसे पहले ये बंदा जिस देश में आया वो कौन सा देश था, फ्रांस। इसने फ्रांस के ऊपर राज करा है कब से कब तक, 1799 से लेकर 1815 तक। ठीक है, इस समय हम लोगों ने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, तो बिल्कुल भाई चल रही है। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आया ना, तो इसने ना बहुत सारी चीजों को क्या करने की कोशिश करी है, चेंज करने की कोशिश करी है। कुछ चीजें इसने बहुत अच्छी करी है, जो यहाँ पे नॉर्मल मैंने शो कर रखी है। ये जो नीचे की तरफ एरो जा रहे हैं, ये वो एरोज हैं जो हमको बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें भी करी हैं। अब वही वाली बात है भाई, अगर एक सिक्का है तो उसके दो पहलू होंगे, सेम वही बात है। नेपोलियन बोनापार्ट है तो कुछ अच्छी चीजें भी होंगी और कुछ बुरी चीजें भी होंगी, बट उससे पहले हमको समझना होगा कि उसने क्या क्या चेंजेस करे हैं। सबसे पहली बात, ये डेट याद रखनी है तुम लोगों को कि उसने फ्रांस के ऊपर शासन करा है 1799 से लेकर 1815 तक। अब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है वाटरलू नाम की जगह पे। ये ध्यान रखना, वाटरलू बुक में मेंशन नहीं कर रखा है, बट फिर भी अगर 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो वाटरलू नाम की जगह ऐसी थी जहां पे नेपोलियन को क्या कराया गया है, हरवाया गया है। उसके बाद फ्रांस की जो पूरी पावर थी, इस बंदे ने अपने फ्रांस को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया था। कब, 1799 में, जो कि हमको इस वाले पॉइंट से भी समझ आ रहा है। उसके बाद इसने ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें लागू करी। ठीक है, साथ में उन्हीं अच्छी चीजों के बीच में उसने कुछ बुरी बुरी चीजें भी क्या कर दी, सेट ऑफ कर दी, घुसेड़ दी, कि जब मैं कुछ अच्छी चीजें दे रहा हूं तो मैं कुछ बुरी चीजें भी करने की कोशिश कर रहा हूं। बुरी चीजें वो लोगों के लिए थी, बट उसके लिए वो चीजें भी क्या थी, अच्छी थी। अब इन्हीं चीजों को क्या बोला गया है, नेपोलिक कोड बोला गया है। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है, सिविल कोड। अब ये सिविल कोड या नेपोलिक कोड क्या था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट अबाउट द सिविल कोड और नेपोलिक कोड गिवन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये थे क्या। अब इसने बोला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सही बात है। ठीक है, जब नेशनलिज्म हो रहा था तो लोगों का कहना क्या था कि जो उनकी क्लास के हिसाब से उनको डिवाइड करा जा रहा है, उस डिवीजन को क्या करो, बंद करो और सारे लोगों को क्या करो, इक्वल करो। तो नेपोलियन ने ये चीज करके दिखा दी। उसने क्या बोला कि जन्म अगर किसी व्यक्ति का होगा, वो मैटर नहीं करता कि अमीर घराने से हो रहा है या गरीब घराने से हो रहा है, वो बंदा इक्वल होगा अपने सामने वाले बंदे से। जो चीज हमको यहां पे पता
चल गई है। सेम चीज देखो क्या, सॉरी यहां पे पता चल गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि सारे नियम के नजरिए में सारे लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, मैं अगर कोई गलती करता हूं तो मेरे को भी वही सजा मिलेगी जो सामने वाले बंदे ने अगर वही गलती करी है उसको भी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। साथ ही साथ उसने फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड अपने स्लेवरी बंदों से या स्लेव से क्या कुछ काम करवा रहा है तो वो उसको किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं देगा। कंपैरिजन में या एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक बंदा है ए नाम का, ठीक है, वो बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसके सामने एक बंदा है छोटी क्लास से आया हुआ, गरीब वर्ग से आया हुआ, जो कि क्या है? बी है। अब ये बी बंदा जब ए बंदे के जमीनों पे काम करेगा तो ए उसको किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो उससे क्या है? स्टेटस में, क्लास में बड़ा है, पावरफुल है। तो उसी चीज को फ्यूडल सिस्टम बोला जाता था और नेपोलियन ने इस फ्यूडल सिस्टम को भी क्या कर दिया? टाटा बाय बाय कर दिया। बट इसने और भी कुछ चेंजेस करे थे जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं माने गए। जैसे इसने स्लेवरी को वापस से काम पे लगा दिया कि लोग मजदूरों को खरीद सकते हैं बल्क में और अपने कामों को क्या करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट है। बट फिर भी नेपोलियन ने ये करा, टैक्सेशन लगा दिया उसने चीजों के ऊपर। टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि नॉर्मल लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगी अपनी डे टू डे लाइफ की चीजों को करने में। उसके साथ साथ सेंसरशिप लगा दी। अब सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने थॉट्स को मार्केट में या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाहिर करना चाहता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, तो वो उन चीजों को नहीं कर सकता जब तक वो उस थॉट को पहले नेपोलियन को ना दिखाए। अगर नेपोलियन को वो थॉट्स अच्छे लगते हैं तो वो चीज आगे छपेगी, अगर नहीं लगते हैं तो वो चीज आगे छप नहीं सकती। इसको बोला जाता है सेंसरशिप। तो ये था हमारा नेपोलियन और नेपोलिक कोड। तो इस चीज को पहले एक बार रीड आउट करो, नोट डाउन करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। तो अब आ गए हैं वापस से एक और भी अच्छे और प्यारे से टॉपिक पे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे और में। ठीक है, या तो ये या तो ये। तो एक जो मैंने तुम लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता दिया वो ध्यान रखना है तुम लोगों को, एक नेपोलिक कोड के बारे में बता दिया तुम लोग को वो ध्यान रखना है। और अब हमको सिर्फ और सिर्फ ये एक लास्ट टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर से रह गया है क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा हम लोग और कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि हमको टाइम भी मैनेज करना है, सिलेबस भी मैनेज करना है और नंबर भी मैनेज करने हैं, जिसके लिए मैं तुम लोग को एकदम 110% की श्योरिटी के साथ जो जो टॉपिक्स बता रहा हूं वो उन टॉपिक्स के ऊपर तुम लोग सबसे पहले फोकस करोगे। तो हमारा जो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली से हम लोग को क्या समझ आ रहा है कि इटली जो है, जो यूरोप का एक और अलग देश है, वो क्या हो रखा है? वो बट रखा है। अब उस बटे हुए देश को मेरे को वापस से क्या करना है? एक बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कितने कितने शहरों में बटा है। 7 शहरों में ये बटा हुआ था। इसमें से सार्डिनिया पैरामाउंट नाम का सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शहर था जिसके ऊपर इटली का राजा राज कर रहा था। तो हमको यहां से क्या समझ आया कि 7 पार्ट में बटा हुआ है, बट इटली का एक ही ऐसा एरिया है जहां पे इटली के ही बंदे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। तो और अगर डीप में तुम लोग को समझना है, इसको लिखना है, तो देख लो। नॉर्थ का जो पार्ट था, इटली के सबसे टॉप का जो पार्ट था, उसको ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग क्या कर रहे थे? कंट्रोल करके चल रहे थे। सेंटर का जो पार्ट था उसको पोप कंट्रोल करके चल रहे थे। और साउथ का जो नीचे का जो पार्ट था उसको कौन कंट्रोल कर रहे थे? बर्बन किंग जो थे स्पेन के, वो कंट्रोल कर रहे थे। अब देखो आगे इसको किस तरीके से यूनिफाई करा गया है वो हमको मेनली समझना है, और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे हुआ, हमको ये बताना है। आगे देखो, ग्युसेप्पे मज़ीनी, इस बंदे के बारे में तुम लोग जब गो थ्रू करोगे अपनी एनसीईआरटी, इसके बारे में तुम लोग 2-3 जगह इसका नाम सुनोगे। तो ग्युसेप्पे मज़ीनी ने इटली को एक करने की सबसे पहली क्या उठाई थी? कदम उठाया था। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी इटली के अंदर जिसको नाम दिया गया था यंग इटली। अब यंग इटली के अंदर या यंग इटली के बारे में जब तुम लोग पढ़ने की कोशिश करोगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ग्युसेप्पे मज़ीनी चाहते थे कि इटली के अंदर जितने भी यंग इंडिविजुअल है वो यंग इंडिविजुअल सीक्रेट सोसाइटीज में आए, सीक्रेटली इटली को आजाद करवाने के लिए या यूनिफाई करने के लिए क्या उठाए? कदम उठाए। इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया है? यंग इटली रखा गया। इसके बाद अब इटली का जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा हुआ करता था, जो सार्डिनिया पैरामाउंट का क्या था? किंग था, जिसका नाम क्या था? विक्टर एम्यूनल सेकंड। अब ये आ गए भाई पावर में। इन्होंने क्या बोला कि अब बस बहुत हुआ, बहुत कर लिया आराम, अब हमको हमारी जो इटली है उसको वापस से एक बनाना है।
तो इन्होंने किंग विक्टर एम्यूनल सेकंड ने ये प्रण निकाल लिया। अब इन्होंने अपने सबसे पावरफुल बंदे को इसका काम दिया, जो कि कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था? काउंट कैवोर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। काउंट कैवोर ने अब लड़ाई करनी चालू करी है, किसको यूनिफाई करने के लिए? इटली को यूनिफाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अभी हमारे कुछ 2-3 चीजें और हमारी रह रही हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले तुम लोग इन सारी चीजों को एक पेज पे लिख लेना और उसी पेज के नीचे जो आगे की मैं बात बताने वाला हूं उसको मर्ज कर लेना। फिर हमारा ये जो टॉपिक है पूरा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली अभी तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस शुरू हुआ, अब हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से इस प्रोसेस को खत्म करा गया। ठीक है, हमने देख लिया 7 पार्ट में डिवाइड है, कौन सा पार्ट किधर है, कौन सा पार्ट किधर है, ये सारी चीजें भी हमने देख ली। अब हम लोग मेनली क्या करने वाले हैं? लड़ाई करने वाले हैं। और लड़ाई करने के लिए हम लोगों ने देख लिया था कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे वो तैयार हो गए थे, जिनका नाम क्या था? काउंट कैवोर। अब काउंट कैवोर 1859 में जाने वाले हैं कहां पे? ऑस्ट्रिया। ठीक है, किसके साथ जाने वाले हैं? फ्रांस से इन्होंने दोस्ती करी और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है, पहली बात तुम लोग को याद रखनी है। क्या हुआ है? बात क्या है कि 7 पार्ट में जो डिवाइड करी गई है इटली को, वो एक एक करके उन पार्टों में जाएंगे और उन पार्ट में जो भी किंगडम या जो भी किंग या जो भी मोनार्क राज कर रहा है उन मोनार्क को हराएंगे और जीत के लाएंगे अपनी इटली को। तो पहले ऑस्ट्रिया को उन लोगों ने क्या कर दिया? हरा दिया। फिर उसी के 1 साल बाद 1860 में सार्डिनिया पेडामाउंट की जो फोर्स थी, ठीक है, वो चले गए हैं अब कहां पे? साउथ में, इटली के सबसे नीचे वाले हिस्से में, जहां पे उन्होंने टू सिसिलीज के इलाके को क्या कर दिया है? पूरी तरीके से हरा दिया है, तहस नहस कर दिया है। और साथ ही साथ वहां पे जितने भी स्पेनिश रूलर राज कर रहे थे, क्योंकि याद है ना इससे पहले जो मैंने बताया था कि इटली के साउथ के पार्ट में जो राज कर रहे थे वो कौन थे? स्पेनिश लोग थे। उन स्पेनिश लोगों को वहां से क्या कर दिया? खदेड़ दिया। ठीक है, अब इसी के साथ 1861 में जो विक्टर एम्यूनल था, जो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से का मालिक था इटली के 7 में से, उसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया पूरी यूनाइटेड इटली का। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारा ये था इटली का यूनिफिकेशन, ये क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। एक चीज तुमको और ध्यान रखनी है कि रोम को डिक्लेयर कर दिया कैपिटल किसकी? इटली की। मतलब इटली की कैपिटल बना दी गई है किस चीज को? रोम को। अब यहां पे मैं एक चीज तुमको बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला। इस वीडियो के अंदर हमने 3 से 4 टॉपिक कंटिन्यू करे हैं। एक टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये मैं तुम लोग को दे रहा हूं होमवर्क। ठीक है, अब सारी मेहनत मैं कर लूंगा तो तुम लोग सिर्फ रजाई में बैठ के वीडियो देख लोगे और भूल जाओगे। इसीलिए मैंने तुमको ये होमवर्क दिया है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और साथ ही साथ इन 3 क्वेश्चंस को जो मैंने करवाए हैं इनको रिवाइज करके कमेंट सेक्शन वापस से भरने वाले हो। जो तुम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में आउटपुट दिया है, सेम आउटपुट और उससे ज्यादा आउटपुट मेरे को चाहिए इस वाले वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर उससे ज्यादा डिफिकल्ट भी है और उससे ज्यादा थोड़ा डरावना भी लगता है हमको देखने में, बट ये उससे बहुत ज्यादा आसान है, जो कि बहुत इजी वे में हम लोगों ने कर लिया है। और आशा करता हूं तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देखोगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना और हमारे साथ बने रहना। चलो ठीक है, नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।